हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। अब आपको अपना पढ़ने का तरीका आपने बदल लिया होगा, क्योंकि ऐसी ही वैश्विक समस्या चल रही है। तो शायद हमें इस साल है वो इसी तरह से अधिकतम पढ़ना होगा। तो हम पढ़ रहे हैं IR इंटरनेशनल रिलेशनशिप। मेरा सबसे पसंदीदा विषय रहा है और हमेशा इस विषय में अपडेट रहना बहुत अधिक जरूरी होता है। साथ ही हम भारत श्रीलंका संबंधों को पढ़ते समय सबसे पहले श्रीलंका के प्रधानमंत्री जो कल ही विजय घोषित हुए हैं, महिंद्रा जी राजपक्षे को भी बधाई देंगे हमारे वीडियो के माध्यम से। अब हमने पूर्व के वीडियो में भारत श्रीलंका संबंध में 1948 में, जब 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ या उससे पहले ब्रिटिश काल में किस तरह से तमिल है वो श्रीलंका में गए थे, अपनी धर्म और संस्कृति को साथ लेकर गए थे और पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं काम करने के कारण वहीं बस गए थे। इसके बारे में पढ़ा था किस तरह से तमिल समस्याएं आई। यानी लगभग हमने 2000 तक, 1948 से लेकर 2000 तक संबंधों को कवर कर लिया था। आज हम 2001 से लेके वर्तमान 2020 तक के संबंध है वो पढ़ेंगे। आपने ज्यादातर श्रीलंका के बारे में, भारत और श्रीलंका की चर्चा केवल क्रिकेट मैचों के लिए सुनी होगी, क्योंकि अधिकतर जो चर्चा का विषय है वो भारत श्रीलंका का क्रिकेट मैच का ही रहता है। लेकिन हम जो राजनीतिक घटनाएं दोनों देशों के बीच हुई थी उनके बारे में पढ़ेंगे। अधिकतर भारत और श्रीलंका के संबंध है वो सकारात्मक ही रहे थे, लेकिन केवल एक और एक तमिल समस्या को लेकर दोनों के बीच में विवाद है वो चलता रहा। 2001 में जो पहले आपको पढ़ाया था, लिट्टे संगठन है, उसने पहले है वो एलिफेंट दर्रा पर, यानी एलिफेंट पास जो है, पहले उन्होंने इल्म की मांग की थी और अब उन्होंने एलिफेंट पास जो दर्रा है उस पर अपना अधिकार कर लिया था। कहा कि ये हमारा अलग राष्ट्र है, ये हमारे कब्जे में है। और जो मूल सिंगली लोग थे, श्रीलंका के निवासियों को सिंगली कहते हैं, सिलोन के नाम से भी श्रीलंका को जाना जाता है और वहाँ के निवासियों को सिंगली कहते हैं। उन सिंगलियों को वहां पर उस एरिया में आने घुसने नहीं दे रहे थे। अब जब एलिफेंट दर्रा पर मूल जो तमिल है वो मूल भारतीय थे, तो श्रीलंका ने भारत सरकार को मदद के लिए कहा। लेकिन इससे पूर्व जब भारत ने है तमिल नागरिकों को दबाने की कोशिश की थी और उसका पुरजोर विरोध है वो दक्षिण भारत में हुआ था, तो अब दोबारा ऐसी कोई रिस्क है वो भारत नहीं लेना चाहता था और भारत ने साफ मदद से इनकार कर दिया था। जैसे ही भारत ने मदद से इनकार किया तो श्रीलंका ने इसके मदद के लिए, इनको खदेड़ने के लिए, इनको दबाने के लिए चीन की मदद ली और चीन के रास्ते पाकिस्तान की भी। यानी यहाँ आकर भारत से तो संबंध है वो नकारात्मक बने, लेकिन वो चीन और पाकिस्तान की ओर उनका सहयोगी राष्ट्र बनने में सफल हुआ। अब इस समस्या पर फिर चीन ने और पाकिस्तान ने दोनों ने सहायता की थी और तमिल नागरिक जो मूल भारतीय थे उनको दबाकर उनकी ओर से यहाँ जो लिट्टे है उसको लगभग खत्म कर दिया था। अब एक समस्या आती है कच्छाथिपु आइलैंड की। आप थोड़ा सा बच्चों स्पेलिंग नोट कर लीजिए, KATCHA थिपु, THEEVU। एक कच्छाथिपु आइलैंड है वो भारत और श्रीलंका के बीच में है और दोनों ने ही अपना अपना अधिकार जताया था शुरू से कि ये कच्छाथिपु आइलैंड है वो भारत का है या श्रीलंका का है। लगभग 200 वर्ग एकड़ का भारत और श्रीलंका मतलब जो तमिलनाडु का पूर्वी हिस्सा है, उस पूर्वी हिस्से के पास में दोनों के बीच का ये हिस्सा है, लगभग 200 वर्ग एकड़ का है। तो हालांकि इन दोनों में जब इसका विवाद गहराया तो दोनों ने समझौता कर लिया था। 1974 में ही भारत ने कच्छाथिपु पर अपना अधिकार छोड़ दिया था, एक शर्त के साथ कि जब भी तमिलनाडु से जो मछुआरे हैं वो मछली पकड़ने के लिए आएंगे तो इन्हें इस एरिया में मछली पकड़ने से नहीं रोका जाएगा। तो यानी कच्छाथिपु विवाद क्या है और किस तरह से समाधान किया इसका बारे में हमने आपको बताया। अब है एक जो विवाद का विषय सेतु समुद्रम परियोजना। ये सेतु समुद्रम परियोजना है, ये भारत सरकार की परियोजना है और
भारत और श्रीलंका के बीच में हमें पूर्व में बताया था, रामायण काल से ही ऐसा प्रचलन है कि भगवान राम ने माता सीता को लाने के लिए समुद्र पर, जो रामेश्वरम है श्रीलंका और भारत के बीच में जो समुद्र है हिंद महासागर, वहां पर उन्होंने एक सेतु बनाया था। हालांकि अभी ये थोड़ा सा अदृश्य अंदर की ओर है, दिखाई कम देता है। तो इस सेतु के थ्रू भारत ने सीधा अरेबियन सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर जाने का जो रास्ता है वो बनाने के लिए ये योजना बनाई थी। लेकिन भारत और श्रीलंका दोनों के नागरिकों ने इसका विरोध किया था, क्योंकि ये हमारे यहाँ धर्म से जुड़ा हुआ मामला हो गया। श्रीलंका में भी माता सीता को जहाँ रखा था वहाँ पर मंदिर है। अभी वर्तमान में जो राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ तो उस मंदिर में भी दीपक जलाए गए थे। उस मंदिर से भी खूब वहाँ उत्सव का माहौल रहा था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि श्रीलंका के उस अमान नामक जगह पर माता सीता को रखा गया था और आज भी वहाँ पर माता सीता की पूजा होती है। तो दोनों का ही जो धार्मिक मामला था, इस कारण इस परियोजना का दोनों देशों में विरोध हुआ था। और इसी में के नीचे एक एडम ब्रिज, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध एडम ब्रिज के नाम से है, वो एडम ब्रिज भी है। और हालांकि ये तमिलनाडु के पूर्वी भाग से बिल्कुल सटा हुआ है। तो इस एडम ब्रिज के होते हुए जो भारत है वो ट्रांजिस्टर कॉरिडोर चाहता है, यानी वो पारगमन की जो सुविधा चाहता है, क्योंकि भारत जब पूरा अरेबियन सागर से श्रीलंका को पार करके जाता है तो बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, वो भारत को पार करना चाहता है, पार करना पड़ता है। तो अगर ये बीच में से रास्ता मिलता है तो भारत के लिए सुविधा होगी। और श्रीलंका इस जगह को इसलिए भी नहीं देना चाहता, इसका विरोध इसलिए भी करता है कि यहाँ यूरेनियम के बहुत बड़े भंडार है वो मिले हैं। हालांकि ये जो एरिया है ये लगभग केवल 83 किलोमीटर लंबा है, 83 किलोमीटर लंबाई है। और उसमें जब राम सेतु परियोजना का विरोध हुआ तो इसको भी वहाँ बंद कर दिया गया था। दोनों श्रीलंका और भारत है वो दोनों ही सार्क के सदस्य हैं, दोनों एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। सार्क के जितने भी कार्यक्रम होते हैं दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अब 2005 का मामला हम देखते हैं। 2005 में श्रीलंका में है वो सुनामी आता है। सुनामी मैं आपको बता दूं, वैसे इसकी स्पेलिंग होती है TSUNAMI, लेकिन यहाँ टी साइलेंट रहता है। सुनामी कहते हैं समुद्र में आने वाले तूफान को। और जैसा आपको पहले बताया, श्रीलंका है वो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। और उस जब समुद्री तूफान आया, सुनामी आया, तो श्रीलंका में बहुत भयंकर जन धन की हानि हुई थी। उस हानि में सहारा देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए भारत है वो हमेशा ही अपने पड़ोसी देशों के प्रति मित्रवत व्यवहार रहा है। और जब भी कभी कोई ऐसा विवाद होता है तो भारत है वो समर्पण कर देता है, जैसा कच्छातीपू मामले में किया था। तो भारत ने यहाँ ऑपरेशन रेनबो चलाकर श्रीलंका सरकार की, श्रीलंका के आम नागरिकों की मदद की थी। उनको खाना और भोजन और आर्थिक मदद भी की थी, मतलब सब कुछ मुहैया करवाया था। यानी भारत है वो हमेशा इसमें पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रखता है। और साथ ही गुजरात सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए भी मित्र देशों के साथ, जो पड़ोसी देश है उनके साथ मित्रवत व्यवहार करता है। अब यह है कि जब जब तमिलों पर आक्रमण हुआ या तमिल हमलों ने उग्रवादी संगठन का रूप ले लिया था, उग्र रूप लिया था, जब उन्होंने इल्म की मांग की थी तो उनको किस तरह से दबाया गया था। तो ह्यूमन राइट्स की बात है वो पूरे विश्व में उठती है कि तमिलों के साथ वहाँ अच्छा व्यवहार नहीं होता, उनको फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए हुए हैं, उन्हें स्वतंत्रता नहीं दी है। तो इस मामले में जब जब संयुक्त राष्ट्र संघ में वोटिंग हुई 2009, 2010 और 2012 में, तो भारत ने हमेशा ही क्रॉस वोटिंग की थी, क्योंकि जो दुर्व्यवहार है वो मूल भारतीय तमिलों के साथ होता था। इसलिए भारत ने हमेशा यहाँ श्रीलंका का विरोध किया था। लेकिन 2015 में जब इस रेजोल्यूशन पर ही वोटिंग हुई तो भारत ने वोट ही नहीं किया था, बिल्कुल वो वहां पर तटस्थ हो गया था, ना वोट किया ना विरोध किया। अब बार बार क्योंकि मानवीय अधिकारों का, तमिल जो मूल व्यक्ति है उनको वहाँ श्रीलंका सरकार में फंडामेंटल राइट्स दिए जाने चाहिए और उन्हें आम नागरिक की तरह उनके साथ व्यवहार होना चाहिए। अब श्रीलंका जब पाकिस्तान और चीन के नजदीक गया था तो उनकी विचारधारा के प्रभाव के कारण भारत को श्रीलंका ने समुद्री मार्ग से घेरने का प्रयास किया था, क्योंकि भारत है वो लिट्टे के मामले में हमेशा ही श्रीलंका का विरोध करता आया है। तो उन्होंने समुद्री मार्ग से घेरने के लिए
एक व्यू रचना रची थी, उसी को कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। और इसी चलते जो हम्बनटोटा पोर्ट है, स्पेलिंग नोट कर लीजिए, HAMBANTOTA, काफी फेमस पोर्ट है और प्रसिद्ध इसलिए हुआ क्योंकि हम्बनटोटा पोर्ट पर चीन के द्वारा मिलिट्री बेस है वहां डाला गया था, क्योंकि चीन हमेशा ही भारत विरोधी रुख रखता है और भारत के जो पड़ोसी देश है, जहाँ मित्र व्यवहार है, वहाँ वो जाकर कुछ न कुछ इस तरह का काम करता है। तो वहां पर उसने अपना मिलिट्री बेस डाल दिया था ताकि वो अरेबियन सागर से अपना व्यापार कर सके और भारत को समुद्री मार्ग से घेर सके, और भारत ने इसका हमेशा विरोध किया है। हालांकि श्रीलंका के साथ भारत की जो संधि है, शेपा एक समझौता हुआ है, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट जो एग्रीमेंट हुआ था, यानी व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता जो हुआ था 2010 में, इसमें यह तय किया गया था कि दोनों है वो खुला व्यापार करेंगे, दोनों को किसी तरह की वीजा की और कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो फ्री ट्रेड और टैक्स राजस्व है वो भी आयात निर्यात में कम कर दिया गया था और दोनों व्यापारिक संबंधों में आगे बढ़ रहे थे। इसके अलावा भारत और श्रीलंका के साथ श्रीलंका भारत न्यूक्लियर समझौता भी हुआ था, यानी भारत है वो आणविक जो ऊर्जा है, आणविक ऊर्जा के लिए परमाणु है वो भारत श्रीलंका को उपलब्ध करवाएगा, लेकिन श्रीलंका को लिए शर्त यह रहेगी कि वो इनका उपयोग है वो नॉन मिलिट्री एक्टिविटी में ही करेगा, यानी जैसे वो विद्युत ऊर्जा उत्पादन है और अन्य कार्यों में इसका काम मिलेगा, और इन परमाणुओं का वो किसी तरह से किसी भी युद्ध में इसको काम में नहीं लेगा। इस शर्त के साथ दोनों में समझौता हुआ था। और मैंने शुरू में बताया था कि वर्तमान में महिंद्रा राजपक्षे हैं वो श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं और दोनों देश है वो सकारात्मक संबंधों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने हमारे वीडियोज में भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध किस तरह के हैं उनके बारे में सारी बात है वो आपको बताई है। आप निश्चित रूप से नोट्स बना रहे होंगे। बोर्ड का जो स्क्रीनशॉट है वो आपको डाल दिया जाता है। स्क्रीनशॉट देखने से आपके पॉइंट्स बन जाते हैं, केवल उनका आपको वर्णन याद रखना है, उनके कंसेप्ट है वो आपको पता होनी चाहिए। सेतु समुद्रम परियोजना क्या है, कच्छादीव आइलैंड है वो, उसमें कच्छादीव आइलैंड का क्या विवाद रहा, किस तरह से समाधान हुआ, ये आज अगर आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आप उनको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो हमारे साथ बने रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, और आपने पढ़ने का जो तरीका है वो चेंज कर लिया होगा, क्योंकि हमें अब लर्निंग का तरीका चेंज करना ही होगा और करने में ही बेनिफिट है। अगर आप कहीं दूर दराज इलाकों में रहते हैं, वहाँ आपको स्कूल, कोचिंग और कॉलेज की सुविधाएं नहीं है, तब भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट है वो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुँच चुका है। तो हमारे साथ बने रहिए।